चलिए वेक्टर अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, दो वेक्टर का प्रोडक्ट अब हमको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए जैसा कि आपने अभी तक दो स्केलर क्वांटिटीज ली थी छोटी क्लासेस में, जैसे कि हमने आपको बोला 2 into 3 करो तो आप बोलते थे आंसर 6 आएगा। इसी तरीके से -2 into मान लो हमने आपको बोला 6 करो तो आंसर आएगा -12, ठीक है। तो ये वाले प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट हम लेते हैं टू क्वांटिटीज का। फिजिक्स और इंजीनियरिंग में दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट दो तरीके से लेते हैं हम जरूरत के हिसाब से, जैसी भी हमें जरूरत होती है उसके हिसाब से हम दो तरीके के प्रोडक्ट लेते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा या तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, उसका एक रिजल्ट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये नॉर्मल जो आप प्रोडक्ट लेते हो ना स्केलर क्वांटिटीज का, ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। तो प्रोडक्ट शब्द से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है 2 into 3 वाला या 2 into -3 वाला। ओके, तो यहां पे दो तरीके के वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसका, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ओके, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो डॉट प्रोडक्ट पे अगर हम बात करें तो डॉट प्रोडक्ट को देखिए लिखने का तरीका कैसे। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है आपके पास वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। वेक्टर ए लिखेंगे फिर डॉट लगाएंगे यहाँ पे, ओके, और यहां बी लिखेंगे, ठीक, ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ओके, दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा ना, यानी कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, और स्केलर क्वांटिटी अगर होगी तो आपको पता है उसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं करेंगे, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर नहीं आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का स्टाइल देखिए, कैसे हम मैथमेटिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं उसको आप देखिए। जैसे दो वेक्टर हैं, मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी, ओके, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे लिखा करेंगे, ए क्रॉस बी। ये वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है जो आप 6th क्लास में करते थे 2 into 3 वाला, नहीं, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना। अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है ना। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं डॉट प्रोडक्ट पे, ओके, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है हमारी 10.3 ये डॉट प्रोडक्ट पे बेस है, तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट पे डिटेल में बात करने के पहले मैं एक काम करता हूं। क्या काम करता हूं कि मैं ना आपको दो वेक्टर्स लेके दिखाता हूं और उनका डॉट प्रोडक्ट लेके दिखाता हूं। तो सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, पहले तो आप सीख लो डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे, फिर हम डिटेल पे इस पे बात करेंगे। मान लो वेक्टर ए है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ओके, ये वेक्टर ए है आपके पास। और इसी तरीके से है आपके पास वेक्टर बी, ठीक है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो आपने बोला भाई a डॉट b कर दो, यानी कि पहले ये वाला वेक्टर लिखेंगे पूरा a, फिर डॉट लगाएंगे और फिर ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, फिर डॉट लगाएंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेना a का किसके साथ, b के साथ। i कैप प्लस 2j कैप
प्लस के कैप। अब देखिए मैं स्टूडेंट से बोलता हूं कि डॉट प्रोडक्ट में खुद का खुद के साथ लेना है, खुद का प्रोडक्ट खुद के साथ। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है खुद का खुद के साथ का मतलब है कि आई के कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई लगाओ आई के कोफिशिएंट के साथ, जे के कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई लगाओ जे के कोफिशिएंट के साथ, और के कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई लगाओ के कोफिशिएंट के साथ। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ओके, यानी कि देखिए जरा, अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम सब कुछ बाद में डिटेल में बात करें, लेकिन आप निकालना सीखिए पहले। ओके, आई का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है 1, 2 इंटू 1 कर देंगे बस। और चेक करिए 2 के आगे प्लस लगाए और ये आई के आगे भी प्लस लगाया, यानी कि आई के 1 है ना, कुछ नहीं है, 1 के आगे ये प्लस ही तो है, तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस ही आया, प्लस तो लिखेंगे नहीं। अब ध्यान से समझिए, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, खुद का खुद के साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, यानी कि जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट के साथ। तो देखिए ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 2 है। ओके, तो प्लस 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 होगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से के का के साथ, के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट के साथ, के के सामने प्लस 2 है और यहाँ के सामने प्लस 1 है। ओके, तो प्लस 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 और 2 इंटू 1, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 1 ज़ा 2, तो आंसर कितना आ गया 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। ओके, ये आंसर आ गया आपके पास 10 यूनिट, करेक्ट। अब देखिए 10 एक स्केलर नंबर आया कि नहीं आया, एक स्केलर क्वांटिटी आई कि नहीं, 10 स्केलर है ना भाई, ये वेक्टर कहाँ है, 10 तो स्केलर है, तो एक नंबर है ना, स्केलर है। तो यही रीजन है, मैं आपको बोला था कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर। ठीक है, चलिए एक दो और इसी में प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि यहां पर आपको माइनस दिया होता, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस खुद का खुद के साथ, यानी कि आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ, यानी कि 2 1 ज़ा 2 और देखिए ये प्लस माइनस माइनस लगाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और यहां पे चेक करें तो यहां पे बस मैंने साइन इसीलिए चेंज किया ताकि आप साइन को भी ध्यान में रखें। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ, तो प्लस माइनस माइनस लगेगा यहाँ पे। ओके, और प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका 2 + 2 4 और 4 - 6 -2 हो जाएगा। तो ये भी -2 भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने आपको बोला था कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर आता है, उसका रिजल्ट एक स्केलर आता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ये आपको सीखना था कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं, कुछ निकालना तो आप सीख गए, ठीक है। अब यहां पे हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उसको देखिए। हम कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं सबसे पहले किस पे, स्केलर प्रोडक्ट पे, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो हम यहां हेडिंग लगा रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का आपको क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ओके, तो यहां पे एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, चलिए। चलिए देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वेक्टर का नाम वेक्टर ए है, और इससे थीटा एंगल बनाकर, इससे थीटा एंगल बनाकर एक वेक्टर जा रहा है बी। देखिए ए की डायरेक्शन अलग है और बी की डायरेक्शन अलग है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। अब थीटा की यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भाई थीटा जो होगा आपका क्या क्या हो सकता है, थीटा या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू पाई होगा, ठीक है। यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से 0 हो सकती है क्या, थीटा हाँ हो सकती है, इक्वल लगा, 0 से बड़ी होगी, थीटा पाई से छोटा होगा या तो पाई के इक्वल होगा, यानी कि 0 से लेके पाई तक थीटा कुछ भी हो सकता है, पाई मतलब 180 डिग्री। ओके, अच्छा, अब हमने a डॉट बी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए जरा कैसे करेंगे। a डॉट बी हम इस तरीके से करेंगे कि मॉड ऑफ a लेंगे, यानी कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ओके, अब
कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसका कॉस लेना है। अब ध्यान से जरा समझिए, यहां जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है ना, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो यहां जो लगा है ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, वही 9th क्लास वाला। भाई ये मॉड ऑफ एक नंबर होगा, मान लो ये 2 है, मॉड ऑफ बी एक नंबर होगा, ये क्या है, मान लो 3 है। तो अब यहां पे जो मल्टीप्लाई लगा है ये छोटी क्लास वाला ही मल्टीप्लाई है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। इंटू कॉस थीटा, मान लो थीटा 30 डिग्री है, थीटा क्या है 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री हम यहां लगाएंगे, ठीक है। तो cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो cos 30 की जगह क्या रख दोगे आप, √3/2। अब इसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी, वही a डॉट बी होगा, ठीक है। तो a डॉट बी का फॉर्मूला क्या आपने सीखा, मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू कौन सा वाला, ये छोटी क्लासेस वाला, इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि इफ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, मान लो वेक्टर ए नल वेक्टर हो या वेक्टर बी नल वेक्टर हो, या दोनों ही नल वेक्टर हो। ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात को, वेक्टर ए नल वेक्टर हो और वेक्टर बी नल वेक्टर हो, या तो दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो या तो दोनों ही नल वेक्टर हो, ओके। तो थीटा डिफाइंड नहीं होता है, ध्यान दीजिए जरा। देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। अब आप बोलोगे भाई ये क्या बता दिया, तो भाई देखो जरा, मान लो कि मैं वेक्टर ए को नल वेक्टर बना देता हूं, वेक्टर ए को नल वेक्टर बना देता हूं, ठीक है। चलो, नल वेक्टर बनाने का मतलब वेक्टर ए को छोटा करते 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 नल वेक्टर बना दो। नल वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक याद है, नल वेक्टर क्या होता है, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या करता है, कोइंसाइड करता है, ठीक है ना। तो लो एक पॉइंट दिखाएंगे, वही नल वेक्टर होगा। लो ए क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया। अब बताओ, ए जब नल वेक्टर हो गया तो बी किसके साथ एंगल बनाएगा, ये थीटा को भाई अब आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो ना, किसके साथ थीटा, किसके साथ थीटा। नल वेक्टर तो एक पॉइंट से दिखाते हो, पॉइंट के साथ कैसा एंगल ले सकते हो, इसलिए थीटा डिफाइन नहीं होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर ए को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और वेक्टर बी को नल वेक्टर कर दिया, वेक्टर बी को नल वेक्टर कर दिया। लीजिए, वेक्टर बी क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया। तो अब ए और बी के बीच का कैसा एंगल भाई, अगर वेक्टर बी नल वेक्टर हो गया है तो ए और बी के बीच के एंगल को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसलिए हमने यहां बोला है कि वेक्टर ए अगर नल वेक्टर है या वेक्टर बी नल वेक्टर है तो थीटा डिफाइन नहीं होता, या तो दोनों ही नल वेक्टर हो जाएं तब भी थीटा डिफाइन नहीं होगा। चेक करिए, ये देखिए, ये वेक्टर बी है, नल वेक्टर है, और यही वेक्टर है, तो दोनों के बीच का कैसा एंगल भाई, तो एंगल डिफाइन नहीं होगा अगर क्या है, दोनों अगर नल वेक्टर हैं या दोनों में से कोई भी एक नल वेक्टर है, ओके। अब जब ऐसा होता है क्या कि वेक्टर ए नल वेक्टर होता है और वेक्टर बी भी नल वेक्टर होता है, तो ए डॉट बी का आंसर कितना आएगा, थीटा तो नॉट डिफाइंड होता है, मैंने रफ कर दिया था, थीटा इज इन दिस केस थीटा इज नॉट डिफाइंड, थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड ए डॉट बी का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 0 आएगा भाई, 0 आएगा, नल वेक्टर नहीं आएगा। पता लगा आप बोलो भाई नल वेक्टर आ रहा है इसका आंसर, नहीं 0 आएगा। क्यों, क्योंकि नल वेक्टर आने का मतलब है कि इसका आंसर वेक्टर आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर नहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, ठीक है। तो ए 0 हो या बी 0 हो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ए नल वेक्टर हो बी नल वेक्टर हो या दोनों ही नल वेक्टर हो, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आता है, 0 आता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे आया, करके दिखाओ। देखो भाई बहुत इजी है। मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, मैंने क्या बोला था कि ए क्या हो जाए, नल वेक्टर हो जाए या तो बी नल वेक्टर हो जाए। तो ए नल वेक्टर कैसे होगा, नल वेक्टर को हम लोग दिखाते हैं 0i क्या, मान लो ए क्या है, नल वेक्टर है, ए क्या है, मान लो नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर को 0i क्या प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप से दिखाते हैं, ठीक। और वेक्टर बी कुछ भी ले लो आप, इस टाइम वेक्टर बी कुछ भी ले लो, मर्जी है आपकी। लेट अस से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ले लिया मैंने, ठीक।
अब मैंने निकाला a डॉट बी, अभी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया था। यहां लिखेंगे वेक्टर a की वैल्यू क्या है, ये पूरा लिखेंगे, क्या हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप डॉट, अब फिर वेक्टर b की वैल्यू लिखेंगे 2i 3i 4k, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, तो खुद का खुद के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि i के कोफिशिएंट से करेंगे तो भाई 0 इंटू 2 0 होता है, प्लस j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो 0 इंटू 3 0 होता है, k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो 0 इंटू 4 0 होता है, और आंसर कितना आ गया 0। तो चेक किया आपने, a डॉट बी कितना आया 0 आया, जो कि स्केलर क्वांटिटी, कब, जब a वेक्टर नल वेक्टर हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि a वेक्टर होता कुछ ना कुछ, यानी कि 2 3 4, a वेक्टर की तो वैल्यू होती, लेकिन b वेक्टर नल वेक्टर होता, और नल वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, b वेक्टर इस बार मान लीजिए नल वेक्टर होता, ठीक, इस बार b वेक्टर नल वेक्टर होता, ठीक है, तब भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहां पे हम लिखते a, तो a यहां पे वेक्टर a लिखते, कर लोगे आई थिंक 2 3 4 2 3 4, और यहां वेक्टर b लिखते, क्या हो जाएगा 0i 0j और 0k, ठीक है। तो i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते, 2 0 0 प्लस 3 0 0 प्लस 4 0 0, तब भी क्या आता आंसर 0। या दोनों ही वेक्टर अगर नल वेक्टर होते तो ये भी 0 हो जाता, वेक्टर a भी मान लो नल वेक्टर है, नल वेक्टर है, और वेक्टर b भी नल वेक्टर है, ओके, तो यहां भी 0 हो जाता, यहां भी 0 होता, और खुद का खुद के साथ करते 0 इंटू 0 भाई 0 ही तो होता है, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। इसलिए हमने आपको बोला कि अगर वेक्टर a नल वेक्टर हो जाए, या वेक्टर b नल वेक्टर हो जाए, या दोनों ही वेक्टर नल वेक्टर हो जाए, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, नल वेक्टर नहीं 0 आता है, जो कि क्या है, एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए ये हो गया। अब आप बोलोगे कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसको हम ऐसे दिखाते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा से, ठीक है ना, जहां पे थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स का एंगल है। तो इसका देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं, ठीक है। एग्जांपल देखिए है मेरे पास, मान लीजिए कि खिलौने वाली गाड़ी है, ठीक है, ये जो खिलौने वाली छोटी सी प्लास्टिक की गाड़ी होती, एक बच्चा इसको धागा बांध के ऐसे खींचता है, धागा बांध के ऐसे खींचता है, ठीक, तो उसने फोर्स तो ऐसे लगाया, लेकिन इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, मैं आपको एक टॉपिक में कवर भी कर चुका हूं। एक फोर्स का कंपोनेंट x के अलोंग होगा जिसको हम fx बोल सकते हैं, ये वेक्टर f है, इसका एक कंपोनेंट x के अलोंग काम कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट y के अलोंग काम कर रहा है, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में गाड़ी चलती सबको पता है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक x की डायरेक्शन में और एक y की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इस फोर्स का काम खत्म हो गया, डोरी से तो वो ऐसे खींच रहा है लेकिन वो दो कंपोनेंट में हवा में डिवाइड हो जाता है, वो आपको आंखों से नहीं दिखेगा, तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लगता है, तो ये वाला फोर्स तो किसको बैलेंस कर लेता है, गाड़ी के वेट को, mg को, तो ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता है। तो अब गाड़ी पे नेट फोर्स यही वाला लगता है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसी की वजह से गाड़ी आगे चलती है उसकी, ठीक है। तो मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि, ध्यान से जरा चेक करिए, मान लीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चा ये जो फोर्स लगाता है, ध्यान से चेक करिएगा, बच्चा ये जो फोर्स लगाता है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, कितना है, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। भाई ध्यान देना जरा, बच्चे ने जो फोर्स लगाया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन है, और बच्चे की गाड़ी 2 मीटर दूर जाती है, 2 मीटर दूर जाती है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो डी वेक्टर इधर ही होगा जिधर गाड़ी जा रही है, लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया, मैं फिर से बता रहा हूं, बच्चे ने फोर्स लगाया,
5 न्यूटन का, यानी कि जो फोर्स लगाया है, जो फोर्स वेक्टर है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है आपको कितना 5 न्यूटन, और गाड़ी जा रही है उसकी ये देखो ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि 9th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क का, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अभी अभी एक फॉर्मूला बताता हूं। चलिए, वर्क इज गिवन बाय वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये मैंने आपको पहले बताया है। वर्क क्या होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फिजिक्स में इसका फॉर्मूला होता है वर्क का एफ इंटू डी नहीं होता है, ठीक है, एफ डॉट डी होता है। क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। अब ध्यान से चेक करिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को कैसे खोल के हम लिखते हैं, यानी कि कैसे उसको लिखा जाता है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। सुनिए कैसे लिखा जाता है, पहले वेक्टर का मॉडुलस यानी कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू, और कौन सा वाला इनटू, वही 6th 7th क्लास वाला इनटू, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। आइए उस डायग्राम में चलते हैं। मान लीजिए कि जो डोरी बच्चे ने बांध के फोर्स लगा रहा है, इसका एक्स एक्सेस के साथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ एंगल है 30 डिग्री, कितना है, या 60 डिग्री है। चलो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूछा कि बताओ गाड़ी जब 2 मीटर चली जाएगी तो कितना वर्क डन होगा, ठीक। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा दोगे आप, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, पहले वेक्टर का मॉड, पहले वेक्टर का मॉड इनटू दूसरे वेक्टर का मॉड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर मींस व्हाट, मींस वेक्टर डी और वेक्टर एफ फोर्स होता है ना, वो वेक्टर होता है, डी भी डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर डी वेक्टर एफ के बीच का एंगल चेक करो, वेक्टर डी वेक्टर एफ के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा कितना लोगे आप यहाँ, 60 डिग्री, बस। अब मॉडुलस ऑफ एफ, बच्चे ने कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया था, 5 न्यूटन, तो यहां रखेंगे हम लोग 5 न्यूटन, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि वर्क का यूनिट जूल आता है, ऑटोमेटिकली आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 2, तो फोर्स इंटू ये इंटू कौन सा वाला है, 6 7 8 में 5 2 10 हो जाएगा, इंटू cos 60 कितना होता है 1/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 5 जूल। तो एक स्केलर क्वांटिटी आई ना, यही वर्क डन है। ये डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है कि स्केलर क्वांटिटीज को फिजिक्स में कैसे निकाला जाता है। तो जवाब ये है कि स्केलर क्वांटिटी जिन वेक्टर क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, उन वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और रिजल्ट हमको स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है। तो ये इसका छोटा सा एप्लीकेशन था कि इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए अब इसमें एनसीईआरटी में हमको कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, उस पर हम विचार करते हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जो हमको देखना है, ए डॉट विद अ रियल नंबर, ठीक है, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक रियल नंबर होता है। ओके, अभी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट करके दिखाया था, कोई भी दो वेक्टर्स ले लीजिए, उनका डॉट प्रोडक्ट करिए तो एक स्केलर क्वांटिटी ही तो आती, तो भाई वो रियल नंबर ही तो होता है ना, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन सेकंड को देखिए, बोलता है लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर। ध्यान से जरा चेक करिए, पहले तो वो कंडीशन लगा दे रहा है, क्या कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर होते हैं, यानी कि ए भी नल वेक्टर नहीं है और बी भी नल वेक्टर नहीं है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होंगे, दोनों नल वेक्टर नहीं है। ओके, और अभी आपने देखा था कि अगर दोनों में से एक भी वेक्टर नल वेक्टर होता था, अगर ए वेक्टर नल वेक्टर होता था या बी वेक्टर नल वेक्टर होता था, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आता था, 0। तो पहला मेरा सवाल आपसे, क्या ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों नल वेक्टर ना हो, या दोनों में से कोई एक भी नल वेक्टर ना हो, उसके बावजूद भी डॉट प्रोडक्ट 0 आता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है देखेंगे। देखो, डॉट प्रोडक्ट 0 आने के दो केस हैं भाई, ध्यान देना। पहला केस तो यह है कि वेक्टर ए नल वेक्टर हो जाए या वेक्टर बी नल वेक्टर हो जाए या दोनों ही नल वेक्टर हो जाए, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर
नल वेक्टर ना हो यानी कि जीरो वेक्टर ना हो, तब भी क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है? तो जवाब है बिल्कुल आता है। कैसे आता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी तब जीरो होता है जब ए और बी परपेंडिकुलर हो जाए। अगर दो वेक्टर्स ए वेक्टर और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर है ना, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? जीरो। ओके, पहले तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूं फॉर्मूले से। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लीजिए कि यहां पे वेक्टर ए, ठीक, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस वेक्टर से 90 डिग्री बनाता हुआ ये वेक्टर बी जा रहा है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं यहां पे? आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज वेक्टर ए है भाई, ये वेक्टर है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि भाई ए डॉट बी मुझे लेके दिखाओ, वेक्टर ए डॉट बी मुझे लेके दिखाओ, यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेके दिखाओ, तो आप बोलोगे फॉर्मूला वही है अपना पुराना, क्या? मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी कि पहले वेक्टर का मॉडुलस इनटू दूसरे वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना लेंगे हम लोग? 90 डिग्री। अब ध्यान से भाई मेरी बात सुनो, वेक्टर ए कुछ भी हो और उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चेक करो, ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2, माइनस तो हो नहीं सकता, बहरहाल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, ठीक है, 7 हो, 8 हो, 7.2 हो, 3, कुछ भी हो, बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 300.1 हो, कुछ भी हो, तो ये दोनों कुछ भी हो, लेकिन भाई cos 90 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 0 होता है, ये पूरे को 0 कर देगा। तो चेक कर लीजिए, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो 0 आता है। तो डॉट प्रोडक्ट दो केस में 0 आता है। पहला केस कि या तो दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर या दोनों ही वेक्टर नल वेक्टर हो जाए, या तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। अच्छा, तो याद रखिएगा आज के बाद कि दो वेक्टर्स को अगर आपको परपेंडिकुलर दिखाना हो ना, दो वेक्टर्स को अगर आपको परपेंडिकुलर दिखाना हो ना, तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब यहां पे हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 15 इस ऑब्जर्वेशन 2 को समझने के लिए। बोलता है इफ वेक्टर ए इज गिवन बाय दिस एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय दिस, यानी कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देन शो दैट द वेक्टर्स ए प्लस बी। मेरा सवाल सुनिए, वेक्टर ए एक वेक्टर है और वेक्टर बी एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का एडिशन भी एक वेक्टर होगा। आई रिपीट, दोनों वेक्टर्स का एडिशन भी एक वेक्टर होगा, यानी कि अगर आप a प्लस बी निकालोगे ना तो वो एक वेक्टर ही होगा भाई। a प्लस बी अगर आप निकालोगे तो वो एक वेक्टर ही होगा, और उस वेक्टर को आप कुछ नाम दे सकते हो, लेटस से कि वो वेक्टर c है। अभी निकालोगे आप a प्लस बी, ओके। एंड a माइनस बी की बात करें तो a अगर वेक्टर है और b अगर वेक्टर है तो a माइनस बी, यानी कि दो वेक्टर्स का डिफरेंस भी एक वेक्टर होता है, यानी कि a माइनस बी भी एक तरीके का वेक्टर होगा। इसको आप किसी से दिखा दीजिए, लेटस से ये वेक्टर d होगा। तो क्वेश्चन सुनिए, कहता है कि द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। अरे भाई, a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी को अगर परपेंडिकुलर दिखाना है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनके डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, जब उनके डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, यानी कि आपको निकालना है क्या? a प्लस बी जो कि एक वेक्टर होगा, ध्यान से समझें, एक वेक्टर होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको किसके साथ? a माइनस बी। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो ऐसे समझ लें, a प्लस बी क्या है? c माना है ना मैंने, तो यानी कि c का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले लें? a माइनस बी के साथ, यानी कि d के साथ ले लें। तो c डॉट d क्या आना चाहिए? 0। तभी c और d कैसे होंगे? c और d कैसे वेक्टर होंगे? परपेंडिकुलर। c का मतलब वेक्टर a प्लस बी और d का मतलब वेक्टर a माइनस बी। तो c डॉट d तो तब निकालोगे ना जब a प्लस बी और a माइनस बी निकालोगे। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालो, वही वेक्टर c होगा, a माइनस बी निकालो, वही वेक्टर d होगा। तो चलो निकालते हैं, ये तो बहुत इजी है, a प्लस बी और a माइनस बी निकालना। चलो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b कैसे निकलेगा भाई? प्लस करना है दोनों को, तो i का कोफिशिएंट और यहां भी i का कोफिशिएंट लिख लेंगे। i का कोफिशिएंट कितना है? 5, और यहां कितना है? 1, और फिर आई कैप लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर जे के कोफिशिएंट ले लेंगे,
जे कोफिशिएंट कितना है -1, ठीक है, और यहां पे कितना है +3 है, साइन के साथ लेंगे और जे कैप लगा देंगे, ठीक। के का कोफिशिएंट यहां पर कितना है -3 है, जोड़ना है ना तो प्लस ही लगाएंगे और ब्रैकेट में -3, यहां पे लेंगे -5 और के कैप लगा देंगे, ठीक। तो 5 + 1 6 आई कैप प्लस +3 -1 2 जे कैप प्लस ये -8 और माइनस प्लस माइनस -8 आई 8 के कैप -8 के कैप। तो आपने देखा a + b इतना आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे a - b। तो वेक्टर a - b जब आप करोगे, ठीक है ना, तो क्या वेक्टर a + वेक्टर b निकाला, इसी तरीके से हम निकालेंगे वेक्टर a - वेक्टर b। इसको थोड़ा सावधानी से निकालिएगा। वेक्टर a पहले लिख लीजिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, वेक्टर a पहले लिख लीजिएगा। वेक्टर a कितना है देखिए 5i कैप माइनस जे कैप -3 के कैप। ये वेक्टर a लिखा, अब माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, फिर वेक्टर b लिखेंगे, ब्रैकेट में यहाँ माइनस लगा है, साइन चेंज होगा, ठीक है। i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप माइनस प्लस माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 3j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 5i माइनस i 4i कैप माइनस j माइनस 3j माइनस 4j कैप माइनस 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा +2k कैप प्लस 2k कैप। तो आपने देखा a + b और a - b आ गया। चलिए अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर आंसर 0 आ जाए तो वेक्टर a + b और वेक्टर a - b क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ओके। तो निकाल के देखते हैं। अब हम लेते हैं वेक्टर a + b डॉट वेक्टर a-। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, a + b का मतलब क्या निकाल लिया आपने, a + b का मतलब वेक्टर c निकाल लिया। एक नया वेक्टर आएगा ना a + b, उसको नाम दिया c, और a - b निकाल लिया, यानी कि क्या निकाल लिया वेक्टर d निकाल लिया। तो ये हो गया वेक्टर d। तो आप किसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, c डॉट d। एक तरीके से हम ये क्या ले रहे हैं, वेक्टर c डॉट वेक्टर d। 0 आना चाहिए, अगर आ गया तो c और d म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो a + b वेक्टर की वैल्यू कितनी है चेक करिए, 6i + 2j - 8k। 6i कैप प्लस 2j - 8k कैप, डॉट लगाएंगे। और वेक्टर a - b कितना है, ये देखिए 4i - 4j + 2k, 4i - 4j + 2k, ओके। और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का भाई लेना सिखाया है, कैसे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, खुद का खुद के साथ, यानी कि i के कोफिशिएंट के साथ 6 4 24 और कुछ नहीं लिखना है, i j के कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। फिर j का j के साथ प्लस माइनस माइनस 2 4 8 j कैप माइनस प्लस माइनस 8 2 16 k कैप। सॉरी j के कुछ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि आंसर दो डॉट प्रोडक्ट का एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ओके। तो 24 माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 24 - 24 कितना आ गया 0 आ गया। तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, यानी कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन थर्ड है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ सेकंड, यानी पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, अभी आपको पढ़ाया गया था कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर a और मॉड ऑफ वेक्टर b इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर a वेक्टर ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में और b वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। भाई खुद ही चेक करो ना, अगर ये वेक्टर b ऐसे घूम जाता तो थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होती, तब तो थीटा कुछ ना कुछ होता 30 40 50, लेकिन b को ऐसे गिराते जाओ, इसी से कोइंसाइड करवा दो और एक ही डायरेक्शन में रखो। आई रिपीट, बी वेक्टर का सपोर्ट लाइन ए वेक्टर के सपोर्ट लाइन से कोइंसाइड करवा दो और बी वेक्टर को ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में रखो, तो ये ऐसे गिर जाएगा और थीटा कितना हो जाएगा 0। तो अगर वेक्टर बी और ए की डायरेक्शन सेम हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और अब चेक कर लीजिए, अगर थीटा 0 हो जाएगा
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा का वैल्यू 0 लो। कॉस 0 कितना होता है भाई, 1 ही तो होता है, तो इंटू 1 करेंगे और किसी भी क्वांटिटी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा। एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। आपको 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था फिजिक्स में, आपको बोलता था वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद आया? ऐसा क्यों पढ़ाया था? बल्कि फॉर्मूला तो क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। तो सुनिए, क्लास 9th में पता है क्या करता था, ध्यान से चेक करिए जरा, ये डस्टर है, ये एक प्लेन पे रखा हुआ है, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, ध्यान से चेक करिए, जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूं ना उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। चेक करिए, मैं भी इधर फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा था, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो अगर मैं वर्क निकालूंगा तो भाई क्या आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को कैसे खोलते हैं, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, कैसे खुलता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। एंगल कितना है, 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1, और 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी। मॉडुलस क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कहता था 5 न्यूटन का फोर्स लगा के बॉडी को 5 मीटर डिस्प्लेस किया गया है, बताओ वर्क डन कितना होगा। तो जो 5 न्यूटन दिया है मॉडुलस ऑफ एफ दिया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, यानी कि मॉडुलस ऑफ डी दिया है, यानी कि मॉड ऑफ डी। और ये भाई मॉड नहीं लगा होगा ना तो सिंपल लिख दो ना, एफ इंटू डी, ऐसे कर दो, एफ मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, डी मतलब डी का मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 25 जूल वर्क डन हुआ है। 9th क्लास में इसलिए एफ इंटू डी पढ़ाया गया था, क्योंकि 9th क्लास में हमें ये पढ़ाया गया था ना, जिधर फोर्स लगाता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा 0 होता है। लेकिन खिलौने गाड़ी वाला केस मैंने आपको बताया था, तो जरूरी नहीं कि जिधर फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो, कभी कभी फोर्स के कंपोनेंट काम करते हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, पर फिर भी आप समझिए कि 9th क्लास में ऐसा क्यों पढ़ाया था, ठीक है। तो याद रखिए, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो थीटा 0 हो जाता है, और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, या दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ओके, अच्छा ये हो गया। अब इसी में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपके पास, ध्यान से जरा समझिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये और इसको ध्यान रखिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अगर कोई पूछे तब आंसर क्या आएगा, कोई टेंशन नहीं है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होगा, तो भाई रूल वही लगेगा, क्या, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी यहां पहला ही वेक्टर है तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ध्यान से जरा चेक करिए, ये रहा ए वेक्टर, पहला वेक्टर भी ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी ए वेक्टर है, यानी कि दोनों वेक्टर्स वही वेक्टर हैं, तो दोनों सेम वेक्टर ही तो हैं, और सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, तो जवाब ये है कि सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में। चेक कर लीजिए, तो दोनों के बीच का एंगल फिर से कितना हो गया, क्योंकि सेम वेक्टर कौन से होते हैं, इनके बीच का, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, मुझे यहाँ डायरेक्शन से मतलब है, तो दोनों वेक्टर अगर सेम हो जाएंगे ना तो थीटा 0 हो जाएगा। ओके, तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। देखिए, देखिए थोड़ा सा अब आपको ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि
आई डॉट आई कितना होगा, जे डॉट जे कितना होगा और के डॉट के कितना होगा। क्या मैंने बोला, आई डॉट आई कितना होगा, ध्यान से जरा समझिए, ठीक है। ये ओरिजिन ओ है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है ओ वाई, और ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, और याद रखिएगा यूनिट वेक्टर की एक विशेषता होती है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो चाहे वो आई कैप हो वो भी एक यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, चाहे वो जे कैप हो वो भी एक यूनिट वेक्टर होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और चाहे वो के कैप हो वो भी यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अगर मैं इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पूछूं आपसे, तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि मॉड ऑफ आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा भाई, ध्यान से समझिएगा जरा, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं आई डॉट आई कितना होगा, तो भाई पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, यानी कि आई कैप का मॉडुलस इंटू आई कैप का पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। एक बात बताओ भाई, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों सेम ही वेक्टर तो है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री तो होगा। और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि आई कैप का मॉडुलस यानी कि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है 1, तो ये आ गया 1 इंटू, ये 6th क्लास वाला इंटू है, ये आ गया आई कैप का मॉडुलस 1, और cos 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही तो होता है। इसलिए आपको किताबों में लिखा मिलेगा, और आज के बाद आप याद कर लीजिए कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जे कैप डॉट जे कैप करोगे ना, तो पहले वेक्टर का मॉडुलस इंटू दूसरे वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, जे और जे के बीच का एंगल 0 होता है, cos 0 1 होता है, मॉड ऑफ जे 1 होता है, मॉड ऑफ जे 1 होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ k ले लो, तो k डॉट k इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ k इंटू मॉडुलस ऑफ k इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन k कैप एंड k कैप, दैट इज 0 डिग्री। ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और cos 0 तो 1 होता है, तो आंसर 1। तो आज के बाद आप याद रखिए कि आई डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू 1, और k डॉट k इज इक्वल्स टू 1 होता है। और अगर आप एक साथ लिखना चाहें तो आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू 1 होता है। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक स्केलर होता है। आया तो है। एक तो मेरे को ये बात बतानी है, और दूसरी इसी चीज को ना आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई कि ए डॉट ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आई डॉट आई क्या होगा, तो आप सीधे जवाब दे सकते हो कि भैया मॉडुलस ऑफ आई का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ आई अभी अभी मैग्नीट्यूड आई कैप का कितना होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, तो आई डॉट आई 1 होगा। इसी तरीके से जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा। अच्छा, अब इतना हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अभी अभी मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, क्या अभी तो नहीं, ये आपको पहले ही पता है। ये देखिए, थोड़ा सा इनको देखिए, इनको देखिए। ये मान लीजिए एक्स, ये मान लीजिए एक्स एक्सेस है, ये मान लीजिए वाई है, और ये जेड है। चलिए बताइए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच का एंगल कितना 90, जेड एक्सेस और एक्स एक्सेस के बीच का एंगल कितना 90, जेड एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच का एंगल कितना 90। किसी भी दो एक्सेस के बीच का एंगल ले लो आप, 90 आ जाएगा। तो अगर चलो ये एक्स एक्सेस है पिंक वाला, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो आई कैप और जे कैप, क्योंकि एक्स एक्सेस के अलोंग वेक्टर कौन सा है आई कैप, और वाई एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा है जे कैप, तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। और आई कैप और के कैप के बीच का एंगल कितना है, के कैप यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सेस की डायरेक्शन में, आई कैप और के कैप के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि अगर हम अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। चेक करिए जरा, देखिए आई डॉट
जे कैप अगर मैं लूं, आई डॉट जे कैप लूं, पहले तो ऐसे आप बना लीजिए, आई कैप जे कैप के कैप, आई डॉट जे लो, चाहे जे डॉट के लो और चाहे के डॉट आई लो, हमेशा आंसर 0 आता है। क्यों भाई? क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। तो चेक करिए जरा, आई और जे के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो यहां हम लिखेंगे cos 90, और आई कैप का मॉडुलस 1 होता है, 1 इंटू जे कैप का मॉडुलस 1 होता है, लेकिन cos 90 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो याद रखिएगा आज के बाद आई डॉट जे 0 होता है। इसी तरीके से जे डॉट के अगर हम निकालें, जे डॉट के अगर हम निकालें तो वो भी कितना होगा? 0, क्योंकि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, यानी कि cos 90। ठीक है, तो जे का मॉडुलस 1, के का मॉडुलस 1, cos 90 0, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 0। इसी तरीके से के डॉट आई कैप क्या होता है? तो के डॉट आई कैप होता है आपके पास के का मॉडुलस इंटू आई कैप का मॉडुलस इंटू एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, यानी कि cos 90। तो आंसर इसका भी कितना आएगा? 0। तो आज के बाद आप याद रख लीजिए क्या कि आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई इज इक्वल्स टू, आंसर कितना आता है? 0। यानी कि अगर खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं लोगे तो आंसर 0 आएगा, और खुद का खुद के साथ लोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से चेक करिएगा कि वेक्टर कहां पे बताऊं, चलो यहां बताता हूं। ठीक है, वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो डॉट नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कहीं, डॉट, ये ऑब्जर्वेशन 5th है, लेकिन मुझे अभी बताने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि एक चीज मुझे बताना है आपको। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्यों भाई? या ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? इसका मतलब ए डॉट बी करो और चाहे वेक्टर बी डॉट ए करो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। याद कर लीजिए, जैसे छोटी क्लासेस में 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होता था, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। इसका भी आंसर 6, इसका भी, यहां पे भी सेम होगा। अब ऐसा क्यों होगा? तो सुनिए भाई, देखिए, अगर मैं ए डॉट बी निकालूं, वेक्टर ए डॉट बी, तो कैसे निकालेंगे? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। तो लेट अस से कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज थीटा। डायग्राम बना लो ना भाई, लो, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, और ये रहा इनके बीच का एंगल थीटा। ठीक, और आपको अच्छा दिखाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि लेट अस से मॉडुलस ऑफ ए है और मॉडुलस ऑफ बी जो है वो बी है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए बी कॉस थीटा। कुछ कुछ किताबों में आप मॉड ए मॉड बी नहीं लिखा देखोगे, ए बी लिखा देखोगे, तो कोई बात नहीं। अगर मैं वेक्टर, तो ध्यान से जरा चेक करिए, ए डॉट बी कितना आ गया? ए बी कॉस थीटा, इक्वेशन 1 बन गई। अगर मैं बी डॉट ए निकालूं, एलएचएस सॉल्व कर लिया, आरएचएस सॉल्व करूं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्या होगा? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि बी का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। और मॉड ऑफ बी क्या है? बी दिया हुआ है। मॉड ऑफ ए क्या है? ए दिया हुआ है। बी इंटू ए बी ए कॉस थीटा। और भैया बी ए क्या है? नंबर ही तो है बी और ए, तो बी इंटू ए को आप ए इंटू बी भी लिख सकते हो। ए बी कॉस थीटा, लो आ तो गया। क्या आ गया? ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा है और बी डॉट ए भी ए बी कॉस थीटा, दोनों के आरएचएस सेम है, तो एलएचएस भी क्या होंगे? सेम। इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। याद कर लीजिए। तो अगर बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है तो आई डॉट जे बोलो और चाहे जे डॉट आई कैप बोलो, आंसर 0 आएगा। जे डॉट के बोलो और चाहे के डॉट जे कैप बोलो, आंसर 0 आएगा। के डॉट आई कैप बोलो और चाहे आई कैप डॉट
के कैप बोलो, आंसर 0। तो आज के बाद याद कर लीजिएगा कि खुद के साथ खुद का डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है, लेकिन खुद के साथ अगर कोई और हो, यानी कि आई के साथ कोई और हो, जे हो, के हो, कुछ भी हो, तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको बतानी थी। अब वापस आते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 4 पे। ओके, ऑब्जर्वेशन नंबर 4 पे वापस आते हैं। देखिए, बोलता है थीटा इज इक्वल्स टू पाई है, देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ऐसा क्यों? बहुत इजी भाई, देखो ये देखो, मान लो कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी घूमा ये 90 और 90 और घूम जाएगा तो 180, ठीक। वेक्टर बी रहा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है इस बार, पाई है, यानी कि 180 डिग्री है। और आपको पता है कि कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, ठीक। तो अगर मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करूं तो क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, यानी कि कॉस पाई या कॉस 180 डिग्री। पाई क्या होता है, 180 तो होता है, तो कॉस पाई क्या हो गया, -1 हो गया, तो वो -1 आगे आ गया, तो इसलिए आगे माइनस का साइन लग गया, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखिए जरा। इसका एग्जाम्पल, मान लो कि आप किसी बॉक्स को जमीन पे खींच रहे हो, ऐसे, ये ऐसे रगड़ते हुए जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ काम करता है, पीछे। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ काम करता है, पीछे की डायरेक्शन में। तो मान लो कि 0.2 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो रहा है, और आप बॉक्स को ढकेलते हुए ले जाते हो 2 मीटर या 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ा, तो जवाब ये है W इज इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D। फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में बात कर रहा हूं, कितना वर्क डन, तो फोर्स कौन सा लोगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मॉड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इंटू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है। 180 डिग्री है थीटा, कॉस 180 कितना होता है, -1। तो एक काम पहले कर लेते हैं, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड दिया है भाई, वेक्टर में समझ लेना, ये मैग्नीट्यूड, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 0.2, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है, तो इंटू -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5 2 10, 1 इंटू 1 -1 जूल। अब माइनस में वर्क आ रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया गया है। ओके, तो माइनस प्लस से आप टेंशन मत लीजिए, वर्क डन निकाल लिया। तो ऐसा केस भी हो सकता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो, 180 हो। उस टाइम आपका आंसर आता है माइनस ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, अच्छा एक ऑब्जर्वेशन और दी है, अभी अभी आपने पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है माइनस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी, थीटा कितना होता है जब पाई के। तो इसमें अगर आपके पास मान लो एक वेक्टर ए है ऐसा, और दूसरा वेक्टर भी यही वेक्टर है लेकिन इसका नेगेटिव वेक्टर है, यानी कि माइनस ऑफ वेक्टर ए, ठीक। तो ये वेक्टर ए है और बी वेक्टर, यानी कि दूसरा वेक्टर वही वेक्टर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। तो भैया कोई इसमें खास चीज नहीं हुई है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ए डॉट लेमडा बी इज इक्वल्स टू होता है, लेमडा एक कांस्टेंट होता है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा लेमडा को बस बाहर ले आओ, ए डॉट बी, ठीक। तो भैया यहाँ वेक्टर ए के आगे -1 लिखा है, माइनस का मतलब क्या, -1, तो लेमडा की वैल्यू क्या है, -1 है, तो उसको आप बाहर ले आओ और अंदर अब आपके पास ए डॉट बी बन जाए, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, तो पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, तो -1 बाहर आ गया और
पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। तो ए डॉट ए अभी पढ़ाया गया था, क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो -1 ना लिखो, सिर्फ माइनस लगा दो। ये एक प्रॉपर्टी होगी कि ए डॉट माइनस ऑफ ए, यानी कि अगर कोई वेक्टर लोगे और उस वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर लोगे, इन दोनों डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन 6 है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, टॉपिक क्या है हमारा, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। तो भैया कुछ नहीं करना है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको क्या निकालना है, थीटा। तो एक काम करो ना, स्केलर क्वांटिटी से बोथ साइड डिवाइड लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। एक बात ध्यान से मेरी सुनिए भाई, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, ए डॉट बी जो निकालोगे वो एक स्केलर क्वांटिटी ही तो होता है। ठीक, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम क्या करेंगे ना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। नाउ डिवाइडिंग बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी ऑन बोथ साइड। तो मॉडुलस ऑफ ए से लेफ्ट में, सॉरी मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी से लेफ्ट में, और मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी से राइट में डिवाइड लगाओगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो अब आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा को अब मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये हुआ। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये एक नंबर होगा स्केलर, ये भी नीचे भी स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर स्केलर, तो एक स्केलर आएगा, उस स्केलर का अगर कॉस इनवर्स ले लोगे तो एंगल आ जाएगा, यानी कि थीटा कॉस इनवर्स लोगे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा देखा, चलो अच्छा कोई बात नहीं, परेशान ना हो। ठीक है, ये बहुत इजी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बस थीटा को इधर रखो और इधर लिख दो कॉस इनवर्स ऑफ इतना, ये जो कुछ भी है भाई, ये कोई नई चीज नहीं है, परेशान ना हो, आप 10th क्लास में भी कर चुके हो। कैसे बता रहा हूं, देखो अगर मैंने आपको बोल दिया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू पता है क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 होगा। ठीक, और कॉस इनवर्स 1 का ये मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके देखो कि 1 कौन से एंगल पे आता है, कॉस के लिए 1 कौन से एंगल पे आता है, 90 पे आता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, बस ये इसका मतलब है। अच्छा, अब इस पे बेस चलिए क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 14 है आपका एनसीईआरटी का, आपको बोलता है कि फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो बस अभी आपने देखा, देखो अगर एग्जाम में भूल जाओगे तो भैया पहली बात तो भूलना नहीं चाहिए, और भूल जाओगे तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फटाफट खोल लेना, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये दोनों इसके नीचे चले जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लीजिए पहले, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट वेक्टर बी कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। हाँ भाई, मॉडुलस कैसे निकालते थे वेक्टर का, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इनटू मॉडुलस ऑफ बी, यानी कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, जे कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, और डॉट प्रोडक्ट मैंने लेना सिखाया था खुद का खुद के साथ। अब देखो लेना तो सिखा दिया, आप बोलोगे ये कैसे आपने करा दिया, अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कहता हूं।
बट पहले आपको निकालना तो आना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट लो। आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, 1 इंटू 1 1, ओके। फिर प्लस माइनस माइनस, जे का कोफिशिएंट 1, 1 1 इंटू 1 1, ठीक है। के का कोफिशिएंट -1 और के का कोफिशिएंट +1, +1 -1 -1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे 1 + 1 + 1 √3, और यहाँ भी √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो आंसर आ गया -1/3, यानी कि cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/3। तो सवाल ये है, क्या आंसर आप यहीं छोड़ दोगे? बिल्कुल आप यहीं छोड़ दोगे, ठीक। क्यों? क्योंकि देखो भाई, cos के टेबल में जाना और चेक करना -1/3 कब आता है, तो आपने cos के टेबल में -1/3 नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है, होता है वैल्यू किसी एंगल पे cos -1/3 होता है, लेकिन वो एंगल आपको टेबल में नहीं पता था, आप ऐसे ही छोड़ दोगे, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/3, ओके। अब जो एग्जांपल नंबर 15 मैंने आपको कराया था ना, उसमें बोलता था वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, तो वेक्टर ए प्लस बी को हमको परपेंडिकुलर दिखाना था, किसके? वेक्टर ए प्लस ए माइनस बी के। तो मैं ना एक काम और कर सकता हूं, एक काम और कर सकता था कि दोनों के बीच का एंगल निकाल लेता, ठीक है। तो देखो, मैंने ए प्लस बी वेक्टर निकाल लिया, सी प्लस डी सॉरी ए माइनस बी निकाल लिया, इसको मैंने सी से दिखाया और इसको मैंने डी से दिखाया। तो अब सी और डी के बीच का अगर मैं एंगल निकालूं तो क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी इंटू मॉडुलस ऑफ सी और डी को परपेंडिकुलर दिखाना है ना, यानी कि सी और डी के बीच का एंगल कितना दिखाना है? 90। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी मॉडुलस ऑफ डी। और अभी भी पिछली बार हमने सी डॉट डी जब किया था, यानी कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस डी बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी किया था, तो आंसर कितना था? 0। और भाई 0 के नीचे तो कुछ भी मॉडुलस हो तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया था, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0 हो गया। cos इनवर्स 0 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके चेक करना है कि cos 0 कब होता है? 90 पे, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं वेक्टर की, एक दो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं उसको लेते हैं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट लिया कैसे जाता है। क्यों हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे कोफिशिएंट के साथ, ओके। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमको वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में बताई जा रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, इसका क्या मतलब है? देखो, मान लो आपके पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। डिस्ट्रीब्यूटिव करना है हमको किसको? स्केलर प्रोडक्ट को ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखा हुआ है, ये ठीक उसी तरीके से जैसे छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखा होता था, तो हम क्या करते थे 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई। तो ठीक उसी तरीके से a डॉट वेक्टर b प्लस, जैसे ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ना, उसी तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट भी एडिशन, वेक्टर्स एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि इसका आंसर आएगा a डॉट, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो तो छोटी क्लासेस में होता था, a डॉट b, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b, फिर प्लस लगाएंगे, और वेक्टर a डॉट वेक्टर c, ये हो गया, ठीक है। इसको आप ध्यान कर लीजिए, ओके। तो a डॉट वेक्टर b प्लस c इज गिवन बाय a डॉट वेक्टर b प्लस a डॉट वेक्टर c, ओके। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टी भी है, उसको देख लीजिए। प्रॉपर्टी 2 में आपको बताया गया है कि भैया लैम्डा a डॉट वेक्टर b अगर लिखा हो, या लैम्डा a, देखो लैम्डा a भी एक वेक्टर होगा, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हो लैम्डा इन द ब्रैकेट a डॉट b, और आप इसको लिख सकते हो a डॉट लैम्डा b,
ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है भाई, ये कोई नंबर होगा तो आप 2 से वेक्टर में मल्टीप्लाई कर लो और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो b के साथ, या आप उस 2 को बाहर रखो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, एक स्केलर आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप 2 का मल्टीप्लाई पहले वेक्टर b में कर लो तो आंसर एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो तो एक स्केलर आएगा, तो हर बार वो वैल्यू सेम रहेगी, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि ये जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लो, खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या होता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया a इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर b दे दिया मैंने आपको i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो मैंने आपको सिखाया था वो ये सिखाया था कि i के कोफिशिएंट को i से, j को j से और k के कोफिशिएंट को k से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तो भैया अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसको प्रूफ करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। आपको मैंने बताया था आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है, और आई डॉट जे कैप जे डॉट के कैप के डॉट आई कैप 0 होता है। ठीक, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 होता है, इनके बीच का एंगल 0 होता है, cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, मैं जनरल फॉर्म में आपको करके दिखा रहा हूं, a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और वेक्टर बी है आपके पास b1j कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालेंगे तो वेक्टर a, यहां वेक्टर a रखिए, a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप डॉट b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अब चेक करिए जरा, सबसे पहले हम a1i कैप को लेंगे, और अभी पढ़ाया था कि डॉट प्रोडक्ट एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि a1i कैप जब आप लोगे तो भाई एक वेक्टर कंपोनेंट है तो एक वेक्टर है, ध्यान रखना, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे आप इस पूरे के साथ। ठीक, यानी कि b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, और इसी तरीके से फिर आप a2j कैप लोगे प्लस का a2j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, डॉट प्रोडक्ट है ये, मल्टीप्लाई नहीं, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे इस पूरे के साथ, यानी कि b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप प्लस, अब आप a3k कैप लोगे। ओके, और इस a3k कैप का डॉट प्रोडक्ट लगाओगे इस पूरे के साथ, यानी कि b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए। अभी पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा, इसके साथ और इसके साथ, तो ये हो जाएगा a1i कैप डॉट b1i कैप, फिर प्लस लगेगा a1i कैप डॉट b2j कैप प्लस a1i कैप डॉट b3k कैप। ठीक है, प्लस a2j कैप डॉट b1i कैप प्लस a2j कैप डॉट b2j कैप प्लस a2j कैप प्लस a2j कैप डॉट b3। अब तीसरा मैं नहीं कर रहा हूं, आप खुद करिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, उसको देखिए भाई, यहां पे चेक करो, a1 b1 स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं तो ये तो आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a1 b1, और i डॉट आई ये वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे, और i डॉट आई कितना होता है, i डॉट आई 1 होता है। ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा 1 और 1 इंटू A1 B1 क्या हो जाएगा, इतना ही। फिर से A1 B1 ऐसे ही रहेगा, I डॉट I 1 होता है और 1 इंटू A1 B1 इतना आ जाएगा, प्लस A1 B1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्केलर है। और I डॉट J अगर करोगे, I डॉट J अगर करोगे तो आंसर कितना आएगा, चेक करो। I डॉट J अगर करोगे तो आंसर 0 आएगा, यानी कि ये टर्म खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि I डॉट K कितना होगा, 0। इसी तरीके से J डॉट I भी क्या होगा, 0। J डॉट J आएगा, आंसर आएगा इसका, क्योंकि A2 B2 प्लस है ना, और J डॉट J क्या होता है, 1, और 1 को A2 B2 से मल्टीप्लाई करो तो A2 B2 आएगा। फिर J डॉट K खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लास्ट वाले को जब आप खोलोगे ना तो K डॉट I 0, K डॉट J 0 और लास्ट वाला K डॉट K आएगा, यानी कि हम बस क्या दिखा रहे हैं आपको, A3K कैप डॉट B3K कैप। तो अब आपके पास फाइनल आंसर क्या बचता है, तो खत्म हो जाएगा 0। आपके पास बचता है A1 B1 प्लस A2 B2 और लास्ट में बचेगा आपके पास A3 B3, क्योंकि K डॉट K क्या होगा, 1। यही बचता है। क्या बचा है, ये बच रहा है भैया कि I के कोफिशिएंट को I से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लगा दो, J के कोफिशिएंट को J से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लगा दो, K के कोफिशिएंट को K से मल्टीप्लाई कर दो और यहां प्लस लगा दो। ऐसे ही तो मैं सॉल्व करता हूं। क्या करता हूं मैं, I के कोफिशिएंट को I से मल्टीप्लाई लगा दो, प्लस कर दो, J के कोफिशिएंट को J से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -3 इंटू -1, फिर प्लस लगा दो ब्रैकेट में, K के कोफिशिएंट को K से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू -4, ठीक है, 2 इंटू 1 2, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 4, और ये प्लस 5 इंटू -4 -20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 + 2 6 -20, ये आ गया -14। डायरेक्ट करना था, डायरेक्ट कर लो खुद का खुद के साथ। 2 1 ज़ा 2, साइन के साथ लिखना हो लिख लो, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 6 -20, आंसर आ गया -14। ऐसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट लिया करेंगे। ओके, तो खुद का खुद के साथ होता है, और I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I वाला टर्म 0 होता है, इसलिए हम सीधे क्वेश्चन किया करेंगे, खुद का खुद के साथ लेके आंसर लिख दिया करेंगे। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ओके।